हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे बॉटनी के क्वेश्चंस को लेकर जो आपके एचएसएससी ने पूछे हैं। बॉटनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखो हमने बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। बायो के 1000 क्वेश्चन भी आपको करा दूंगी, वो एक्स्ट्रा सीरीज़ होगी। ये वनस्पति विज्ञान है, एक ही वीडियो रहेगा, थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो लेकिन कंप्लीट वीडियो रहेगा। इसमें आपके एग्रीकल्चर, आपका एनिमल, आपकी जो वनस्पति है वो सब आ जाएगा। पर्णहरित का खनिज घटक क्या है? पर्णहरित क्या होता है? हमारा क्लोरोफिल होता है जो कि पत्तियों में होता है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? इसमें मैग्नीशियम जो है वो इसका क्या है? खनिज घटक है। पादपों में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नामक कोशिकांग में पाया जाने वाला मुख्य वर्णक होता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है। क्लोरोफिल ए का सूत्र है, यहाँ पे देख लीजिए, C55H72O5N4Mg, और क्लोरोफिल बी का अलग होता है, O6 हो जाता है इसमें, बाकी एज इट इज़ रहता है। दोनों संगठनों में ये अंतर है कि क्लोरोफिल ए में जो आपका प्राइमरी प्रकाश संश्लेषण वर्णक है और क्लोरोफिल बी में एक सहायक प्रकाश संश्लेषण वर्णक है जो ऊर्जा को संचित करके क्लोरोफिल ए को भेजता है। और क्लोरोफिल जो ए है वो बैंगनी, नीला और नारंगी लाल प्रकाश के तरंगदैर्घ्य 675 नैनोमीटर से ऊर्जा अवशोषित करता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य 446 नैनोमीटर से ऊर्जा अवशोषित करता है। आप इतना याद रखिए, मैग्नीशियम खनिज घटक होता है पर्णहरित का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ जल्दी होती है? तो लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश पौधे के अवशेषण शिखर के लिए उपयुक्त है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तेजी होती है। तो आ सकता है नीले में, लाल में, अंधेरे में, पीले में, तो लाल प्रकाश में होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को डैश परिवर्तित किया जाता है। ऑब्वियसली ये एक केमिकल एनर्जी, केमिकल जो ऊर्जा होती है, एक फिजिकल चेंज होता है, केमिकल मैंने कल बताया था। केमिकल चेंज में क्या होता है कि आपकी वही प्रोडक्ट दोबारा से जो इनिशियल स्टेज में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या बोला है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल की मदद से वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज में चेंज करते हैं और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की एक्टिविटी है या किस प्रकार की एनर्जी है, तो इट्स अ केमिकल। रेसिन किस पौधे से प्राप्त होता है? ये होते हैं शंकुधारी। शंकुधारी जो पेड़ होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी लंबे लंबे और तिकोने जो पेड़ होते हैं, तिकोने जिनका ऊपर वाला हिस्सा बहुत बड़ा होता है, पौधे की एक प्रजाति जो कि एक शंकु आकार में वृद्धि करती है। शंकु आपने देखा भी होगा, मैथ किया होगा, तो शंकु आकार में वृद्धि करती है। इनके पत्ते भी चपटे आकार के बजाय लंबी तीलियों जैसे होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये मिलते हैं आपको बर्फीली जगह हो गई, ज़्यादा ठंड जहाँ पे होती है। रेसिन, इसे हिंदी भाषा शब्द रॉल से स्पष्ट किया जाता है, गोंद के जैसा होता है जो वृक्ष विशेषकर शंकुधारी जैसी चीड़ की छाल और लकड़ी से निकलता है। तो रेसिन कहाँ से मिलेगा हमें? शंकुधारी वनों से, और ये होता है गोंद के जैसा। एक आवर्ती बीज का पुष्प डैश से रूपांतरित होता है। आवर्ती बीजी का जो पुष्प होगा वो तने से रूपांतरित हो जाएगा। आवर्ती बीज मतलब एंजियोस्पर्म्स जिसे कहते हैं, वे पौधे जिनमें बीज हमेशा फल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया। इनमें प्रजनन जो अंग होता है वो होता है पुष्प। यह समूह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। पादप जगत का बोला है, ठीक है, जंतु जगत का नहीं। जंतु जगत का ऑर्थोपोडा होता है, पादप जगत का आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म होता है। बीज फल के अंदर मिलेंगे और प्रजनन का जो अंग होगा इसमें वो पुष्प के द्वारा होगा। तो तना यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऊंचे पौधों के पत्तों में संवेदन के माध्यम से डैश होता है। क्या होता है? ऊंचे जो पौधे होते हैं हाइट वाले, उनमें एक तो ट्रांसपिरेशन या फिर आप संवेदन कह लीजिए या वाष्पोत्सर्जन। पादप सतह से जल का वाष्प के रूप में उड़ना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पादपों में जो ये प्रक्रिया होती है ये पत्तों से होती है भाई, पत्तों के अंदर एक रंध्र नामक पदार्थ होता है, उससे होता है वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन। पेड़ों की उम्र का अनुमान कैसे लगाया जाता है? जैसे हमारी चट्टानों का अनुमान लगाया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स का लगाया जाता है, ऐसे ही पेड़ों की उम्र का भी लगाया जाता है एनुअल रिंग्स को गिनकर। पेड़ों की आयु का अनुमान वार्षिक वलयों को गिनकर लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक नया वलय जुड़ जाता है। यह वलय एक विकास वर्ष या ग्रोथ ईयर में उत्पन्न लकड़ी की मात्रा बताता है। लकड़ी आना स्टार्ट हो जाते हैं तो वार्षिक वलयों या एनुअल रिंग्स को गिनकर पेड़ की उम्र का अनुमान लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मेन सोर्स है वो पानी रहेगा। ऑब्वियसली इसके दौरान बनी हुई ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है और ये जल जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटने से बनता है।
पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, घटित होता है? तो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, भोजन बनाने में सहायक है। बिना पर्णहरित के ये क्रिया नहीं हो सकती। पौधों में पर्णहरित मुख्य पत्तों में पाया जाता है, अतः क्रिया पत्तों में ही संपन्न होती है। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे, ऑक्सीजन थोड़ी छोड़ेंगे, वो तो तब छोड़ेंगे जब खाना बनाएंगे बस। तो ये इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, आपको पता ही होगा। निम्न में से किसमें सूखे फल कलियाँ मसाले के रूप में उपयोग होते हैं? सूखे फल और कलियाँ ये हमारी लौंग होती है। लौंग एक तरह से आप मसाला कह लो, लौंग को चाय में भी डालते हैं, सब्जी में भी, जिसका परंपरागत मसालों में विशेष स्थान है। लौंग के पौधे में सूखे फल, उसकी कलियां ही मसालों के रूप में क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, ब्लैक कलर की, वही यूज़ होती हैं। डैश पौधे डैश के रूप में नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। तो पौधे लेते हैं नाइट्रेट को। पौधों में गैसीय नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। नाइट्रोजन को एज इट इज़ नहीं ले सकते, उसको चेंज करते हैं। नाइट्रोजन का आपका NO2 बोलते हैं और नाइट्रेट को आपको NO3 बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन को O2 और ओजोन को O3। तो यहाँ पर जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन एक पादप हार्मोन है? तो देखो, इंसुलिन मानव के अंदर होता है। लेप्टिन और रेमिन ये हमारा नहीं है। ये साइटोकिनिन जो होता है या साइटोकिनिन जो होता है वो पौधे के अंदर होता है। ये एक क्षारीय प्रकृति का है, बेस स्ट्रक्चर होता है इसके। इस हार्मोन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर, जो जड़ों का बिल्कुल बाहरी पार्ट है, उससे शुरू होता है और यहाँ से कोशिका विभाजन होता है। ये हार्मोन कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साइटोकिनिन जो होता है वो पौधों का क्या है, हार्मोन है। एक पौधे की जड़ें डैश फोटोट्रोपिज्म को दर्शाती हैं। सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, या एज इट इज़ रहेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा। एक पौधे की जो जड़ होगी वो एक नेगेटिव, नकारात्मक दर्शाएगी। फोटोट्रोपिज्म का अर्थ होता है प्रकाश की दिशा के सदिश, मतलब प्रकाश की गति के दिशा के साथ साथ जो गति पौधों में जड़ प्रकाश की विपरीत दिशा और जल भूमि की तरफ होती है। क्या बोला है, दोबारा से पढ़िए। फोटोट्रोपिज्म का अर्थ होता है प्रकाश की दिशा के सदिश गति करना। पौधों में जड़ प्रकाश की विपरीत दिशा जल व भूमि की तरफ बढ़ता है। जड़ ऊपर थोड़ी आ जाती है, नीचे ही तो बढ़ेगी, जल और भूमि की तरफ। तो ये हमारा फोटोट्रोपिज्म जो है वो नकारात्मक दिखाता है। आहार श्रृंखला में पहले स्तर के उपभोक्ता जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स ही बोलेंगे ना, अच्छा, उत्पादक को बोलेंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। फिर आपके शाकाहारी आते हैं, ठीक है, फिर आपके मांसाहारी आते हैं, फिर अपघटककारी आते हैं। तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर होंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता में हम नहीं आते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में वो आते हैं जैसे हिरण है, जेब्रा है, ये सारे प्राथमिक उपभोक्ता है। हम द्वितीयक में, क्योंकि हम मांस भी खाते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और फिर आपका अपघटक आता है, ठीक है। अपघटक मतलब जो अपने आप गल सड़ जाते हैं। ये सीरीज़ याद रखना। पौधे मुख्य रूप से डैश पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो पौधे मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जड़ें जहाँ पे होंगी, मिट्टी से जो इनके नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लेंगे। पौधे की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है, जिनमें से 9 आपके दीर्घ मात्रिक होते हैं और 8 आपके लघु मात्रिक होते हैं। इनमें से किसी एक की कमी से भी पौधे का पूर्ण विकास नहीं होता। तो टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें से 8 आपके लघु होते हैं और 9 आपके दीर्घ होते हैं। एक भी एब्सेंस हो गई तो पौधे का विकास रुक जाएगा। भोजन पहुंचाने वाला ऊतक होता है फ्लोम, जल पहुंचाने वाला होता है आपका जाइलम, ठीक है। यह फ्लोम जो है ये एक संयोजक ऊतक है, पौधे को यांत्रिक संयोजन प्रदान करता है। एक आहार श्रृंखला में उत्पाद और उपयोक्ताओं को दर्शाने का सही क्रम, सबसे पहले उत्पादक आएंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर माध्यमिक और फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर। हरे पेड़ पौधों को डैश कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे हरे पौधे हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, ये सारे ऑटोट्रोप्स होते हैं। फूलों का सबसे बाहरी चक्र जो बाह्य दल से बना होता है, इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। ध्यान रखिएगा, बाहरी चक्र पूछा है, बाह्य दल से बना होता है, तो बाह्य दलपुंज। अब ये होता क्या, इसको पढ़ लीजिए। यह पुष्प के सबसे आगे का चक्र है, यह हरे
छोटी पत्तीनुमा संरचनाओं का बना होता है, जिन्हें बाह्यदल या सेपल्स बोला जाता है। ये पुष्प का एक कोऑर्डिनेट पार्ट है, सहायक अंग है, और यह आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। ऊपर वाला जो पार्ट होगा ऑब्वियसली वो नीचे वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये याद रखिएगा कि जो बाह्य दल होता है वो उसे सेपल्स बोला जाता है और प्रोटेक्शन देता है फूल को। डैश परागकणों को फूलों के परागकोश से गर्भ केशर को स्थानांतरित करने का तंत्र क्या है? ये होता है हमारा परागकण। जो पुमंग होता है, एंडोक्रिम जिसे होता है, परागकण होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं। मान लो कि ये एक फूल है, ठीक है। इस फूल में छोटे छोटे आपको दाने से मिलेंगे। जब आप इसको टच करोगे ना तो आपके हाथ पे भी लग जाएंगे, और ये दाने जहाँ पे गिरते हैं वहीं पे फूल उगाता है। तो ये होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। जायांग में अंडाशय ओवरी का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु बनता है। परागकणों के परागकोश से और वर्तिकार्क तक पहुँचने की इस प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परागकणों के परागकोश से लेकर जो आपका स्टिग्मोल होता है, जो कि एक फीमेल पार्ट होता है, वर्तिकार्क तक पहुंचने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। तो ये परागकण कहते हैं। ये आपका आंसर आएगा परागण, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? मिट्टी का कोई भी रंग हो, ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करेगा। इसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं। प्रकाश होता है, ताप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। ये 4 फैक्टर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को नीला हरा शैवाल बोलते हैं। ये एक तरह का उदाहरण है, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोबैक्टीरिया। काई एक शैवाल और डैश के बीच सहजीवी साहचर्य दर्शाती है। काई शैवाल और फफूंद के बीच एक सहजीवी साहचर्य दर्शाती है। मतलब जो हमारा सहजीवन है, जिसे सिम्बोसिस कहते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक के बीच आपस की क्या दर्शाई जाती है? सहजीविता। तो ऑप्शन आएगा काई एक शैवाल और किसके बीच में? फफूंद के बीच में आपस में पारस्परिक कल्याणकारक सहजीविता दर्शाती है। पुष्पी पौधों को डैश श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ये होते हैं जिम्नोस्पर्म, आवर्तबीजी। आवर्त का मतलब होता है ढका हुआ, आवर्तबीजी का शाब्दिक अर्थ है ढके हुए बीज वाला। बीज अंदर होंगे इसमें। पुष्पी पादप जो होते हैं वो आवर्तबीजी के उदाहरण हैं। इनमें पुष्प ही प्रजनन अंग होता है, पुष्प के द्वारा ही पौधा बनता है। डैश पुष्पी पादप में परागण में सहायता करने वाला एक जीवीय कारक है। जो पशु है वो पुष्पी पादप में परागण करने वाला, मतलब परागण 2 तरह के कारक में सहायता करता है। एक होता है अजीवी कारक, एक होता है जीवीय कारक। मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। अजीवी कारक होता है जल या हवा से। मान लो कि भाई आप खेत में गए हो और आपके कपड़ों पे कुछ चिपक जाता है, अब वो आप उसको झाड़ देते हो। जहाँ पे भी आपने वो रिमूव किया है वहीं पे आपका पौधा आ जाएगा। ये होता है जल और हवा के कारण। जल और हवा के कारण मतलब जल में बह के चला गया, वहाँ पौधा हो गया, या हवा में कहीं पे गिर गए, बीज वहाँ हो गया। जीवीय कारक होता है जब आपको किसी जीव जंतु या कीट के द्वारा वो चीज़ अगर उगती है, तो ये होता है जीव जंतु और कीट का जीवीय कारक। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। पुष्पीय पादों में परागण में सहायता करने वाला जीवीय कारक, मतलब भैंस में कहीं बैठी है या बैल कहीं बैठा है, अगर उसके ऊपर कुछ चिपक गया, वो उठा और गिर गया, तो वो हो गया पशुओं के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा, कीटों के द्वारा, या फिर जो हमारे कीट होते हैं, या फिर जो हमारी तितलियां, मधुमक्खियां हो गई, फूलों का रस चूसती हैं, इनके द्वारा भी हो सकता है। तो ये एक जीवीय कारक है। पुष्प का कौन सा भाग एक फल के रूप में विकसित होता है? पुष्प का अंडाशय जो भाग होता है वो फल के रूप में होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। फूल का जो अंडाशय है वो फल में जाएगा। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में होता है। त्रिसंयोजक केंद्रक होता है, ट्रिपल फ्यूज न्यूक्लियस होता है। एक होता है एंडोस्पर्म में, एक होता है एगशेल्स अंडा कोशिका, एक होता है भ्रूण एम्ब्रियो में, और बीजांडसन आपका न्यूक्लियस होता है। पेरिस्पर्म आपका पेरिस्पर्म ही बोलते हैं, इसमें बीजांड और बीज में होता है। तो फूल का जो भाग होता है वो अंडाशय फल में अंडाशय में प्रवर्तित होगा। फूल से फल कब बनेगा? ओवरी में। जिस प्रक्रिया द्वारा स्थलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, इसे कहते हैं संवेदन। संवेदन से आप कंफ्यूज मत होना, ये ट्रांसपिरेशन ही है। आप इंग्लिश में देख लेना इस वर्ड को, मतलब दोनों लैंग्वेज में आएगा पेपर, तो इंग्लिश में देख लेना। पादप सतह से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और ये पत्तों में स्थित रंध्र नामक पदार्थ से होता है।
पौधे का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है? फ्लोम तो हमारा भाई उत्तक है, जाइलम भी हमारा उत्तक है, कॉर्टेक्स हमारे तने को देता है मजबूती। तो इसमें स्पष्ट नहीं है कि किसका स्थानांतरण है, जल का या भोजन का। ये गलत है। अगर ये जल का पूछता तो जाइलम, और अगर ये फल का पूछता तो फ्लोम, भोजन का। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसकी फॉर्मेशन सही नहीं है। एक पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। वाष्पोत्सर्जन। पत्तों की कोशिकाओं से जल के वाष्पित होने से खिंचाव उत्पन्न होता है, जो जल को जाइलम से खींचता है। इस प्रकार जो ट्रांसपिरेशन है उसकी क्रिया पृथ्वी के द्रव्यमान से ज़्यादा है और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। आप कोई भी चीज़ अगर पुल या पुश कर रहे हो तो वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन। अतः जल गुरुत्वाकर्षण के अनुसार नीचे जाना चाहिए, ऊपर की ओर ले जाने में सहायक होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन होता है। केला एक शाख है, ना पेड़ है, ना झाड़ी है, ना अंतर झाड़ी है। केला मूसा जाति का घासदार पौधा है, याद रखिएगा। यह एक बीजपत्री और सपुष्पक पौधा होता है। एक बीजपत्री होता है, ये मूसा जाति का है, घासदार पौधा है, तो इसको शाख बोला गया है। केसर पौधे के किस हिस्से से मिलता है? स्टिग्मा और स्टाइल। ये आपके केसर जो है एक सुगंधित पौधा है, जम्मू कश्मीर में होता है, जो एक इरेडेसी कुल की क्रॉकस सटाइवस नामक प्रजाति है या वनस्पति है। भारत में केसर की पैदावार जम्मू कश्मीर के सीमित कुछ लिमिटेड क्षेत्र हैं वहीं होती है। तो केसर पौधे के स्टिग्मा और स्टाइल से हमें मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया निम्न में से किस स्थान पर होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया होगी ग्रेना में। कैसे? प्रकाशीय जो संश्लेषण है वो दो अवस्थाएं में होता है। एक होता है प्रकाशीय क्रिया या प्रकाश रासायनिक क्रिया, एक होता है रासायनिक प्रकाशन क्रिया या अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया पर्णहरित के ग्रेना में संपन्न होती है और अप्रकाशिक क्रिया पर्णहरित के स्ट्रोमा में होती है। मतलब जो एक ग्रेना पार्ट होगा उसमें तो आपकी प्रकाशिक क्रिया होगी जिसमें आपको प्रकाश की ज़रूरत होगी, और जो अप्रकाशिक होगी वो पर्णहरित जो क्लोरोफिल है उसके स्ट्रोमा में जाकर संपन्न होती है। प्याज की मांसल पत्तियां क्या संचित करती हैं? ये करती हैं कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा, प्याज की जो पत्तियां हैं वो कार्बोहाइड्रेट संचित करती हैं। वायु की मदद से परागण को कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? वायु की मदद से परागण को। ओके। कीटों की मदद से हो तो एंटो, आंट से याद रख लेना भाई, कीट होता है। और तितली की मदद से हो तो ये साइकोफिली होता है। साइकोफिली आई थिंक ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा। और जल की मदद से जल होता है हाइड्रा, कीट होते हैं आंट, और तितली होती है साइकोफिली। पौधे में क्लोरीन पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरीन। ये हैं 36 क्वेश्चन, और बाकी हम करेंगे फिर मिसलेनियस क्वेश्चन जो आपके काफ़ी सारे रहेंगे यहाँ पे, जिसमें आपकी सारी बीमारियाँ आएंगी, सारा मतलब जो हमारा साइंस का जो रहता है एडिशनल जो चीज़ होती है वो यहाँ पे करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पर न्यू हो तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।